सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो होस्ट पंजाब टीवी ते मैं हाँ अरविंदर सिंह। सो प्रोग्राम लैके हाज़र हाँ जी मीट्स विद डॉक्टर। अज इस प्रोग्राम के तहत असी मिलवाउण जा रहे हैं मीनाक्षी सिंगला जी नूं। ये डॉक्टर साहब स्पैशलिस्ट ने, पैथोलॉजी डॉक्टर ने ये, तो ये कैंसर नाल रिलेटेड जिहड़े ने वो काम कर रहे हैं। सब तो पहला डॉक्टर साहब स्वागत है जी तुहाडा। असी अपने दर्शकों को दस दईए कि इस प्रोग्राम नूं तुसीं वध तों वध शेयर सबसक्राइब भी करिया करो ਤਾਂ जो होर लोगों को पता लगे जो डॉक्टर साहब दसदे ने। असी ਵੱਖ-ਵੱਖ डॉक्टर्स नूं मिलाने आ ते उन्हां डॉक्टर्स बारे, उन्हां दीयां गल्लां बारे लोगों को होरां नूं भी पता लग सके तां जो अपने जिहड़ी सेहत की होर संभाल कर सकन। सो डॉक्टर साहब सब तो पहला सवाल है तुहानूं, सब तो पहला सवाल यही है कि जिहड़ा तुसीं विशेष पैथोलॉजी डॉक्टर हो तो विशेष जिहड़ा तुसीं कैंसर नाल संबंधित काम कर रहे हो, इहदे बारे साडे दर्शकों नूं थोड़ा दसो भी तुसीं की कर रहे हो। पहले सबको नमस्ते, सत श्री अकाल। जैसे उन्होंने पूछा मुझसे कैंसर के रिगार्डिंग, आजकल आप देख रहे हैं कि कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम अपनी सबसे ज़्यादा सेहत को ही हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। कैंसर एक बहुत ब्रॉड टर्म है, इसमें बहुत सारे, इसमें हमारे ब्लड के भी कैंसर आते हैं, हमारी बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं उसके भी कैंसर आते हैं, बोन्स के कैंसर, हर तरह का कैंसर इसके अंदर आता है। हम अपनी लेबॉरेटरी में इसके रिगार्डिंग, इसके इन्वेस्टिगेशंस में हम कई तरीके से कर सकते हैं। कहीं पे भी कोई फोड़ा हो, कोई आपको लगता है कि कोई गांठ है, कुछ है, उसमें हम FNAC कर सकते हैं, जिसे हम फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कहते हैं। ये एक बहुत इजी, बहुत ही जल्दी होने वाला प्रोसीजर है और इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। ये आम तौर पे लैब्स में ही हो जाता है। एक अच्छी ट्रेंड पैथोलॉजिस्ट इनको करते हैं। एक इस सुई के द्वारा गांठ में से सेल्स निकाले जाते हैं और उन्हें देखा जाता है। अगर उसमें कुछ लगता है, वैसे तो आजकल ये बहुत अच्छी टेक्निक है, अगर फिर भी कोई शक होता है तो हम बायोप्सी कर सकते हैं। बायोप्सी भी दो तरीके से होती है, मतलब या तो उसमें से बड़ा टुकड़ा निकाल लिया या पूरा ऑपरेट करके निकाल दिया और फिर उसको भेज दिया। इसके अलावा कैंसर को पता करने के लिए बहुत सारे हमारे ब्लड में भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनका सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिन्हें हम ट्यूमर मार्कर्स कहते हैं, सीरम ट्यूमर मार्कर्स कहते हैं। तो हम उनकी भी जांच अपनी लेबॉरेटरी में करते हैं। अगर जैसे एग्जांपल प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट के कैंसर्स में एक PSA, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन अगर बढ़ जाता है तो उससे हमें आइडिया लगना शुरू हो जाता है कि हाँ, पेशेंट को प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है जी। तो इन सब चीज़ों के थ्रू हम मतलब बेसिकली हम ये अपनी लैब में करते हैं ताकि हम कैंसर के बारे लोगों को और बता सकें जी। डॉक्टर साहब, असी एक सवाल इत्थे तुहानूं ये पुछना चाहते हैं कि सैलों बारे, क्योंकि अक्सर जिहड़े ने वो साडे दर्शक ने जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये नहीं पता हुंदा कि सैल की ने ते किवें बनदे ने, ते इन्हां दा ज़्यादा बनना या घट बनना शरीर दे विच की नुकसान दे सकदा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी बॉडी में सेल बहुत तरीके होते हैं, बट जिस बारे अभी बात हो रही है वो बेसिकली ब्लड सेल्स के बारे बात हो रही है। ये हमारी बोन मैरो, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके अंदर बोन मैरो से हमारे बनते हैं और ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जी, ठीक है ना। रेड ब्लड सेल्स जो हमारा खून बनाते हैं, जिसकी वजह जो हीमोग्लोबिन कैरी करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो हमारा इम्यून सिस्टम, जो हमारी फाइटिंग पावर होती है, किसी भी इन्फेक्शन से, किसी भी चीज़ से लड़ने की जो हमारी ताकत होती है, उसको रखते हैं। और एक होते हैं प्लेटलेट्स, जो हमारे अगर कहीं पे भी कोई कट लग जाए, कुछ लग जाए, जो ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं, वो प्लेटलेट्स होते हैं। तो जैसे कि सृष्टि का नियम है कि हर चीज़ एक बैलेंस में होनी चाहिए, इसी तरह से ये सेल्स भी हमेशा एक बैलेंस में होने चाहिए। इनका कम होना और बढ़ना दोनों ही नुकसानदायक है। जैसे अगर हमारे खून वाले सेल्स RBCs कम हो जाएं तो उसको हम अनीमिया कहते हैं। ये पेशेंट्स को काफ़ी परेशान करता है। आमतौर पे हमारी इंडियन फीमेल्स में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, क्योंकि उनका खान पीन, गांव वगैरह की अगर लेडीज़ होती हैं तो उनका खान पीन पूरा नहीं होता, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, आयरन की डेफिशिएंसी होती है, तो उसकी वजह से उन्हें अनीमिया हो जाता है। या अनीमिया मीन्स हीमोग्लोबिन का कम होना जी। बट इसका कई बार उल्टा भी हो जाता है, इसका बढ़ना। उस केस में हम उसे पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। उस केस में क्या हो जाता है कि RBCs बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो खून हमारा गाढ़ा हो जाता है, जमने लगता है और प्रॉब्लम करने लगता है जी। इसी तरह से हमारे जो WBCs हैं, अगर वो कम हो जाते हैं, जिस कंडीशन को हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं,
उसमें इसमें केस में क्या है कि हमारी जो बॉडी की कैपेसिटी है फाइट करने की जर्म से, इन्फेक्शन से, वो बहुत कम हो जाती है जी। और अगर ये बढ़ जाते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ल्यूकीमिया, जो एक काइंड ऑफ ब्लड कैंसर है जी। ये कई तरह का हो सकता है बट एक पर्टिकुलर नंबर से ज़्यादा बढ़ जाएं तो उसे हम ल्यूकीमिया कहते हैं। ऐसे ही प्लेटलेट्स जब होते हैं, प्लेटलेट्स आमतौर पे हमने सुना है कि डेंगू में प्लेटलेट बहुत कम हो जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा डर इसी बात का है, इस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा डर इसी बात का है कि बंदे को अगर कोई चोट लग जाए, कुछ ब्लीडिंग, कुछ कट लग जाए तो ब्लीडिंग का डर बहुत रहता है जी। क्योंकि प्लेटलेट्स हमारी ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं जी। और कभी कभी इसी कंडीशन में उसमें देखा जाता है कि प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं, वो थ्रोम्बोसाइटोसिस, तो वो भी नुकसानदायक है क्योंकि उस केस में हमारी बॉडी के अंदर ही थोड़ा खून जमना शुरू हो जाता है। तो ये है बेसिकली ਸੈਲਸ ਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ है, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? देखिए प्लाज्मा जैसे आपको मैं एक हिंदी भाषा में समझाती हूँ। हमने सेल्स की बात की थी कि WBC, RBC, ये सारे सेल्स जो होते हैं एक हमारी बॉडी में एक लिक्विड मीडियम में फ्लो कर रहे होते हैं। इस लिक्विड मीडियम को हम प्लाज्मा कहते हैं जी, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी में प्लाज्मा एक उस तरह से काम करता है कि पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ सेल्स जाने हैं उसको एक सर्कुलेटरी मीडियम देता है, उसको पहुँचाने का काम करता है, ठीक है। आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि प्लाज्मा डोनेट करते हैं। प्लाज्मा डोनेट हम कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं और इससे यूजुअली कोई वीकनेस नहीं आती। जितना हमारी बॉडी में खून है अगले 24 घंटे में वो दोबारा पूरा बन जाता है। बट आम तौर पे जो जैसे गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से 28 दिन के बाद आप प्लाज्मा दोबारा डोनेट कर सकते हो और पूरा खून भी आप तभी डोनेट कर सकते हो जी। डॉक्टर साहब, इत्थे एक सवाल है मेरा, ट्यूमर जिहड़ा ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ट्यूमर बनना ਜਿਹੜਾ ਉਹ शुरू हो गया? देखिए ट्यूमर एक बहुत जनरल टर्म है। ट्यूमर दो तरीके हो सकते हैं। ट्यूमर किसी भी गांठ का बढ़ना उसे ट्यूमर कहा जाता है। ये दो तरीके के हो सकते हैं, बिनाइन हो सकते हैं, मेलिग्नेंट। बिनाइन मीन्स जो आमतौर पे खतरनाक नहीं होते हैं जी। एक मेलिग्नेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं, हानिकारक होते हैं, जानलेवा होते हैं जी, ठीक है। कैंसर होने के बहुत सारे कारण हैं। ये हमारे जेनेटिक हो सकता है, हमारी जीन्स की वजह से हो सकता है जी, हमारे खान पान की वजह से हो सकता है, आजकल प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड बहुत खाया जा रहा है उसकी वजह से हो सकता है जी। हमारा लाइफस्टाइल, हम आजकल लोग अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब से बहुत ज़्यादा होता है। इन्फेक्शंस, बहुत सारे कैंसर्स इन्फेक्शन से भी रिलेटेड होते हैं जी। तो ये कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है और लक्षण भी पता चल जाते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपनी बॉडी में अगर होते हुए चेंजेस को महसूस करें। जैसे आम तौर पे लेडीज़ अपने आप को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करती हैं अपनी सेहत को। मेरी ये सबसे गुजारिश है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है और उसे हम काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं अगर हम थोड़ा ध्यान दें। नहाते समय लेडीज़ को अपने सेल्फ एग्जामिनेशन ज़रूर करना चाहिए और कभी भी छोटी से छोटी भी कोई गांठ अगर महसूस होती है तो उसके लिए मैमोग्राफी और FNAC ज़रूर करानी चाहिए। आमतौर पे हम ये सोचते हैं कि एक है, ठीक है, कोई नहीं, छोटी सी है, हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। कभी भी ब्रेस्ट की किसी गांठ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि टेस्ट ही बता सकता है कि वो आगे जानलेवा होगी कि नहीं होगी। इसी तरह से फीमेल्स में जैसे जब माहवारी बंद हो जाती है उसके बाद दोबारा खून आना, ये भी एक लक्षण है। मेल्स में जैसे प्रोस्टेट में उनका कैंसर बड़ा कॉमन होता है तो उन पेशाब में से खून आना जी, मुंह में कोई अल्सर होना जो बहुत देर से ना हील हो रहा हो, ये भी है लक्षण। डॉक्टर साहब, एक सवाल यही है कि मेल ते फीमेल दे विच भी लक्षण जिहड़े ने वो वक्खरे हुंदे ने?
एक्चुअली मेल्स और फीमेल्स में जो कॉमन कैंसर्स देखे गए हैं वो अलग अलग हैं, इसीलिए उनके लक्षण भी अलग हो जाते हैं। जैसे मेल्स में जो मोस्ट कॉमन कैंसर होते हैं वो हमारे मुंह के होते हैं, ओरल कैविटी के होते हैं, लंग्स के होते हैं, कोलन के होते हैं। तो आमतौर में इनमें देखा जाता है कि कोई मुंह में अल्सर हो गया जो नहीं ठीक हो रहा, फेफड़ों में मतलब सांस लेने की परेशानी हो रही है, या उसके अंदर एक कोई मास हो गया जी, या प्रोस्टेट के हो गए, मतलब पेशाब की प्रॉब्लम आने लगती है उनको। और फीमेल्स में जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स होते हैं वो ब्रेस्ट के होते हैं और बच्चेदानी के मुंह के होते हैं जी। तो ब्रेस्ट में तो यही होता है कि नहाते बहुत लेडीज़ आमतौर पे हमें जो कंप्लेंट करती हैं वो यही होती हैं कि नहाते नहाते जब उन्होंने हाथ उठाया तो उनको कोई गांठ महसूस हुई। तो सबसे कॉमन सिम्टम जो ब्रेस्ट कैंसर का है वो यही, या तो ब्रेस्ट में या कई बार बगल में भी, हाथ बगल में भी उनको गांठ महसूस होती है, और या फिर बच्चेदानी का बच्चेदानी या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। इसमें सबसे कॉमन सिम्टम यही होता है कि माहवारी यूजुअली बंद हो चुकी होती है और 6-8 महीने या कुछ सालों बाद भी दोबारा ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि ब्लीडिंग बंद ही नहीं होती, कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी हुई फिर कुछ दिन बंद हो गई फिर हो रही है। तो ये आदमी को कभी भी ये लक्षण नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए। कोई भी गांठ शरीर में कहीं भी हो कभी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब मैं ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ करा सकन। देखिए, पहले तो सबसे पहला है कि अपनी बॉडी के बारे में सबको खुद ही पता होता है। तो कहीं पे भी आपको लगता है कि कोई आपको गांठ हो रही है जो काफ़ी दिन से है, जो कोई फोड़ा है, कुछ जो ठीक नहीं हो रहा, तो सबसे पहले किसी डॉक्टर के पास जाके उसकी जांच कराएं। फीमेल्स में आमतौर पे जैसे मैंने पहले भी बोला कि ब्रेस्ट बहुत कॉमन होता है, तो डॉक्टर को दिखाएं। एक मैमोग्राफी होती है वो कराएं। मैमोग्राफी एक एक्सरे टाइप का होता है ब्रेस्ट का, आमतौर पे उसमें सारी गांठें आ जाती हैं। फिर एक पैथोलॉजिस्ट से FNAC या बायोप्सी कराएं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही सर्विक्स के लिए आमतौर पे एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी चलता है। एक स्क्रीनिंग है पैप स्मीयर्स, वो हमें ज़रूर कराना चाहिए। 35 से 40 साल के ऊपर की जितनी फीमेल्स हैं उन्हें साल में एक बार पैप स्मीयर ज़रूर कराना चाहिए। पैप स्मीयर बहुत इजी मेथड है और सर्विक्स के कैंसर्स के लिए बहुत अच्छा डायग्नोस्टिक टूल है जी। डॉक्टर साहब कैंसर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਸ ਕੈਂਸਰ, ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबके अलग लक्षण होते हैं। जो जहाँ का कैंसर है वो उसी तरह से होता है, उसी तरह से उसके लक्षण आते हैं। तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सबके कैंसर के सबके लक्षण सेम हैं जी। जिस तरह ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਪੈਥ ਲੈਬ ਹੈ ਜੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਆਸ਼ਰਮ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਲੈਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਲੈਬ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ 100 ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ 150 ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ? देखिए, आजकल आप देख ही रहे हैं कि जगह इतनी लैब्स खुल गई हैं, और ये आम तौर पे देखने में आता है कि एक पेशेंट ने कहीं से कराया टेस्ट, वहाँ से कराया और उसकी यहाँ पे कोई वैल्यू आई है, वहाँ पे कोई, ये मतलब ये शायद रोज़ का ही काम है जी। बट इसमें मेरी गुजारिश पेशेंट से ये है कि जैसे किसी अच्छी लैब, चंगी लैब से कराना चाहिए जहाँ पे एक पैथोलॉजिस्ट बैठा हो जो खुद देखता हो टेस्ट को। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि लैब्स में सैंपल ले लिया जाता है, कोई ये नहीं देखता कि मशीन में कौन लगा रहा है, कौन कितना रिएजेंट उसमें डाल रहा है, कंट्रोल्स नहीं लगते। आमतौर पे लैब्स में रोज़ एक कंट्रोल्स और कैलिब्रेशंस लगनी चाहिए जो ये बताता है कि हाँ जी हमारी मशीन रेडी है, हमारा सब कुछ रेडी है, हम टेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो कैसे पता चलेगा कि भाई टेस्ट ठीक हो रहे हैं जी। बट आमतौर पे लोग ये नहीं करते। तो एक पैथोलॉजिस्ट जहाँ पे अच्छी बैठे हों, चंगे बैठे हों, फुल्ली कंप्यूटराइज्ड, फुल्ली ऑटोमेटिक लैब हो। ऑटोमेटिक लैब पे मैं ज़्यादा वो देना चाहूँगी। इसका मतलब ये होता है कि आमतौर पे जो लैब्स में क्या करते हैं, पिपेट लेते हैं और उसको मतलब हाथ से सारा काम किया जाता है जी।
और उसमें मतलब गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑटोमेटिक लैब्स में क्या है कि अच्छी अच्छी मशीन्स लगी हुई होती हैं, उनमें सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है और जो भी कुछ करना है मशीन ने अपने आप करना है। एक्यूरेसी लेवल जो होता है वो बहुत हाई होता है, उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अगर हम ऐसी किसी लैब से कराएंगे तो चांसेस बहुत कम हैं कि ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਣ। देखिए आजकल ये तो सभी जानते हैं कि कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके मुख्य कारण हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मोटापा, हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना, बहुत सारे इन्फेक्शंस, लाइफस्टाइल हमारा, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब हैं। तो अपने कैंसर से बचने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। अच्छा खाना पीना खाना चाहिए, फल सब्ज़ी, फलों का सेवन ये सब अच्छे से करना चाहिए। जंक फूड जितना हो सके उतना जंक फूड से बचना चाहिए। एक्सरसाइजेज, व्यायाम, योगा ये सब करना चाहिए। शरीर में किसी किस्म का बदलाव आ रहा है, कहीं हमें कोई गांठ महसूस हो रही है, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। किसी किस्म का खून आना, पेशाब से खून आना, मुंह से खून आना, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जी। कभी भी ऐसा लगता है जाके एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलें। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हम काफ़ी हद तक कैंसर्स को हम बचा सकते हैं जी। सो डॉक्टर मीनाक्षी सिंगला जी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ रूबरू ਹੋਏ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ रूबरू ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ।